Hello everyone, welcome to my online classroom, and today in this video we are going to continue the same chapter of class 11 political science, the second book political theory, and the chapter is 4 social justice. So मैंने इससे जो पहले का कंटेंट है वो अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया और आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रोपोर्शनेट जस्टिस, जो कि एक सेकंड प्रिंसिपल है जस्टिस का। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस बता दिया था। तो देखिए आप समझते हैं कि इसमें क्या है। तो देखिए इक्वल ट्रीटमेंट इज नॉट द ओनली प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। इससे पहले का जो प्रिंसिपल था प्रोपोर्शनेट जस्टिस से पहले का, वो था इक्वल ट्रीटमेंट। ठीक है ना, हर किसी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए, उनके काम के अनुसार उनको जो भी वो डिजर्व करते हैं, जो भी रिवॉर्ड है वो देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये एक सिर्फ एक ये प्रिंसिपल जो है जस्टिस का वो काफ़ी नहीं है, इसके अलावा भी और भी प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि देखिए सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग होते हैं। तो देयर कुड बी सर्कमस्टेंसेज इन विच वी माइट फील दैट ट्रीटिंग एवरीबॉडी इक्वली वुड बी अनजस्ट। तो अगर हम सोसाइटी में हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट देंगे तो ये भी अनजस्ट है। ठीक है, किस तरह से अनजस्ट होगा। अब आप सोचोगे अभी तो उस प्रिंसिपल में बोला कि इक्वल ट्रीटमेंट करो, अब यहाँ बोल रहे हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट अनजस्ट है। तो देखिए समझने की बात है कि किस तरह से हम समझते हैं इस पूरे टॉपिक को। तो ये प्रोपोर्शनेट जस्टिस के टॉपिक आने वाला है। अब तो क्या होता है, हाउ समझिए, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, वुड यू रिएक्ट इफ इट आप किस तरह से रिएक्ट करोगे। मान लीजिए कि आप स्कूल में हो, ठीक है, आपने एग्जाम दिया, एक एग्जाम दिया, और उस क्योंकि आप एक ही क्लास से बिलोंग करते हो सारे बच्चे, तो सारे बच्चों को एक जैसे मार्क्स मिले। ठीक है, तो क्योंकि बोला गया इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए। ठीक है, जो कि फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल था जस्टिस का। तब इस कंडीशन में आपको क्या फील होगा। तो इस यहाँ पे आप समझ सकते हो कि आपको लगेगा ये क्या बात हुई भाई, कि जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन्होंने कुछ नहीं लिखा, उनको भी आपने सेम मार्क्स दे दिए, और जिन्होंने इतनी मेहनत करी, जिन्होंने पढ़ा और इतना कुछ लिखा, उनको भी सेम मार्क्स मिले। तो इससे क्या होगा, इससे जस्टिस वाली फीलिंग आएगी नहीं। ठीक है, एक इक्वलिटी वाली फीलिंग भी नहीं आएगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें समझना है कि हाँ बिल्कुल आप इक्वल ट्रीटमेंट लाओ, पर किस हिसाब से लाओ। जस्टिस भी आप जब करो तो प्रोपेशनेट जस्टिस करो। और ये किस बेसिस पे होगी, जब आप लोगों को, जो बच्चे हैं उनके जो मार्क्स दे रहे हो, वो उनका कंटेंट देख के, उनके आंसर पेपर्स को पढ़ के, ठीक है, उस हिसाब से दीजिए कि उस बच्चे ने किस क्वालिटी का आंसर लिखा है, क्या उसने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, उस हिसाब से मार्क्स देने चाहिए। ना कि ये देख के कि अरे सब बच्चे तो एक साथ बैठे थे, तो एक क्लास से है, तो एक जैसा ही पेपर उन्होंने दिया एक ही सब्जेक्ट का, तो सबको एक जैसे मार्क्स दे दी जाए, तो ये बात गलत हो जाती है। तो लोगों को, बच्चों को, अगर आपको मार्क्स देने हैं इस पेपर में, तो आपको किसके अकॉर्डिंग देने चाहिए, उनकी क्वालिटी के हिसाब से। इसी तरह से देखिए दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो देखो, एवरीबडी जैसे स्टार्ट करते हैं फॉर इक्वल राइट्स की जो लाइन होती है, वहां से अगर हम सेम लाइन से उनको स्टार्ट कराते हैं कि वो अपने आगे चल के लाइफ में और आगे बढ़े, तो जस्टिस भी है ना, उनको बिल्कुल आप जस्टिस मिलती है, हम उनको रिवॉर्ड भी देते हैं जस्टिस के। बट किस बेसिस पे दीजिए उनको, उनके प्रोपोर्शन के, किस प्रोपोर्शन के बेसिस पे, स्केल एंड क्वालिटी। ठीक है, कि उस काम को करने के लिए उन्होंने कितनी क्वालिटी, कितनी मेहनत की थी, ठीक है, कितना उनकी लगन थी, तो उस बेसिस पे देना चाहिए। मोस्ट पीपल वुड एग्री दैट ऑल दो पीपल शुड गेट द सेम रिवॉर्ड फॉर द सेम वर्क। ठीक है, काफ़ी जो लोग हैं इस बात से सहमत भी होते हैं कि जो लोग हैं जिस हिसाब से वो काम करते हैं, सेम वर्क करते हैं, उस हिसाब से उनको रिवॉर्ड देना चाहिए। इट वुड बी फेयर एंड जस्ट टू रिवॉर्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क डिफरेंटली if we take into account factors such as the effort required, the skills required। बट इसके साथ हमें ये भी समझना होगा कि हमने कई बार ये चीज़ें भी देखी हैं कि कई लोग जो होते हैं वो बहुत ही मुश्किल जगहों पे काम करते हैं, तो उनकी स्किल के हिसाब से, ठीक है, उनकी स्किल के हिसाब से हमें उन्हें रिवॉर्ड देना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए, आपने कई लोगों को देखा होगा जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं। ठीक है, तो फैक्ट्रीज में भी काम करना इतना आसान नहीं होता, वहाँ भी काफ़ी डेंजर होता है। इसी के साथ देखा होगा आपने प्रोफेशन जैसे पुलिसमैन है ना, तो इन तरह के जो लोग काम करते हैं डिफेंस में जो होते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वो जो जॉब कर रहे हैं, वो बाकी जो एक ऑफिस में एक बैंक वाला जो बंदा काम कर रहा है, शायद उसके कंपैरिजन में जो पुलिस की ड्यूटी होती है, जो डिफेंस के लोगों की ड्यूटी होती है, वो ज़्यादा मुश्किल होती है। इस तरह के प्रोफेशन ज़्यादा मुश्किल होते हैं, बट आप उनको एक तरह के सेम सैलरी दे रहे हो, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए प्रोफेशनल जस्टिस में क्या है कि आपको इंसान की स्किल्स के अकॉर्डिंग, उसके वर्क के अकॉर्डिंग आपको उसको रिवॉर्ड देना चाहिए, तब तो ये फेयर होगा, तब तो ये जस्ट होगा, अदरवाइज ये जस्टिस नहीं होगी। तो इसलिए फॉर जस्टिस इन सोसाइटी द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट नीड्स टू बी बैलेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो इसलिए ठीक है, आप इक्वल ट्रीटमेंट वाला प्रिंसिपल तो फॉलो करिए सोसाइटी में, एक अच्छी जस्टिस, पूरी न्यायपूर्ण सोसाइटी के लिए। बट न्यायपूर्ण समाज के साथ साथ, इस तरह की इक्वल ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनलिटी भी फॉलो करनी है, कि लोगों के काम के अनुसार, कि किस कंडीशन में किस तरह का वो काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से किस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, तो उस हिसाब से भी हमें उनको रिवॉर्ड देना चाहिए। जैसे कि हमने उस स्टूडेंट्स वाले एग्जाम्पल में समझा कि बच्चों ने अगर एग्ज़ाम दिया है और उन सब ने अगर अच्छे से
मेहनत की है और फिर भी उनको इक्वल मार्क्स नहीं मिलते। ठीक, इक्वल का मतलब है कि उनको अपनी मेहनत के हिसाब से मार्क्स मिले। इसी तरह से सोसाइटी में भी जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं उनको ज़्यादा, आप उनको एप्रिशिएट करें, उनको ज़्यादा रिवॉर्ड दिया जाए। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट आपको बताता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के बारे में। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी का जो थर्ड प्रिंसिपल है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।